मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। तेरे सिवा मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तुझे अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन तेरे बगैर मैं मर जाऊंगा। मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ। नहीं यार, मजा नहीं आया। ऐसा लग ही नहीं रहा कि तू प्रपोज कर रहा है। ऐसा लग रहा है कहीं भीख मांग रहा है। पता नहीं यार, पेट में गुड़गुड़ हो रहा है यार। ऑडिशन के डर से यार मुझे भी कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है। तू एक बार ऑडिशन दे ले, सब ठीक हो जाएगा। मोहन, मोहन कौन है इधर? जी सर, मैं हूँ। आपको अंदर बुलाया है। जी। ऑल द बेस्ट। मैं ठीक हूँ ना? कम इन सर। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तेरे सिवा मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तुझे अजीब लग रहा होगा, लेकिन मैं तेरे बिना मर जाऊंगा। खड़े हो जा मोहन, सुपर जॉब। अरे यार, ओवर एक्टिंग मत करो मोहन, खड़े हो जाओ। सर, बाहर कोई लड़का बेहोश हो गया है, जल्दी चलिए सर। राजेश, एम्बुलेंस को बुलाओ। जी सर। कितनी बार कहा है तुझे कि अनजान चीजों को मत छुआ कर, कुछ भी हो सकता है। समझ में नहीं आता तुझे? उफ। इस डब्बे को हम खोल सकते हैं। You sure? हाँ सर, इसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल नहीं दिखा रहे। इसमें बॉम्ब नहीं हो सकता है। चेक करो। डब्बा सर्विस का निशान। पता करो कौन सी डब्बा सर्विस है। ऑफिसर, इस पूरी एरिया को ठीक से चेक कीजिए। जी सर। कहीं कुछ और भी हो सकता है।
और उस डब्बे वाले को पुलिस स्टेशन बुलाइए, वार्न कीजिए उसको ये डब्बा उसने यहाँ पे क्यों छोड़ा, बिना किसी बात के इतना पैनिक हो गया। क्विक। ओके सर। सर आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता था कि ये सिर्फ एक डब्बा है। नहीं, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं। थैंक यू। अगर बाकी नागरिक भी आप जैसे सचेत रहे तो ऐसे बहुत सारे हादसे हम रोक सकते हैं। अर्जुन, ड्यूटी जरूरी है लेकिन सेहत से जरूरी नहीं। अरे भाई, बीमार रहोगे तो ड्यूटी कैसे करोगे? देखो, इतना स्ट्रेस अच्छा नहीं। हाँ, मेरा कहा मानो, थोड़े दिन के लिए छुट्टी ले लो, ये तुम्हारे लिए अच्छा भी है। मेरे लिए नहीं डॉक्टर साहब, मुजरिमों के लिए अच्छा होगा। खैर, एसीपी अर्जुन रावटे को कौन समझा सकता है। मैंने तुम्हारी रिपोर्ट्स चेक कर ली है, नॉर्मल है। और आपको मेरी असिस्टेंट बता देगी कि अगले रूटीन के लिए कब आना है। हालांकि मैं जानता हूं कि सारे डिपार्टमेंट में तुम सबसे ज्यादा फिट निकलोगे, फिर भी मैं आपसे एक बार फिर कहता हूं, एक दिन की छुट्टी ले लो। डॉक्टर साहब, इमरजेंसी है, प्लीज जल्दी आइए। He is no more. इसकी नब्ज तो चल रही है, लगता है पॉइजनिंग का केस है। नर्स, तुरंत ओटी तैयार करो। अरे सुनो, तुम मुझे सुन सकते हो? ये कैसे हुआ? क्या खाया तुमने? डब्बा। डब्बा? हाँ, खाने का डब्बा। इसे तुरंत ओटी में लेके चलो। कम ऑन, फास्ट। लोकल पुलिस का केस है, पुलिस के हवाले करो इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए। तुम इनके साथ आए थे? है कौन ये दोनों? ये लोग हमारे स्टूडियो में ऑडिशन के लिए आए थे और एकदम से बेहोश हो गए। ज्यादा कुछ तो मालूम नहीं है सर। कौन सा स्टूडियो? एसएल स्टूडियो, अंधेरी में, कांची पार्क के बिल्कुल सामने। हाँ राउते, चेकअप हो गया तुम्हारा? हाँ, चेकअप तो हो गया। 2 लड़कों को अभी हॉस्पिटल लेके आया गया। जहरीला खाना खाया उन्होंने। पुलिस हॉस्पिटल के पास से, इसलिए उन्हें यहाँ लाया गया। तो पुलिस ये केस हैंडल कर लेगी। एक लड़के ने कहा कि उन्होंने किसी डब्बे का खाना खाया जिसकी वजह से हुआ। अगर घर का डब्बा था तो बात अलग है राठौड़, लेकिन अगर किसी डब्बा सर्विस का था तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती, क्योंकि यही खाना बहुत लोगों के पास गया होगा। ये तो वाकई बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। वो लड़के थे कहाँ? देरी के कांजी पार्क के सामने किसी एसएल स्टूडियो में। व्हाट? मैं भी कांजी पार्क में हूँ। हाँ, क्या कर रहे हो तुम? एक बॉम्ब स्केयर था, किसी ने डब्बे। एक मिनट राउते, मैं कॉल करता हूँ। हवलदार! वो डब्बा कहाँ है? इस डब्बे को ईटीएफ ऑफिस लेके जाओ और मेरी टीम से कहो इसके अंदर जो खाना है उसको टेस्ट करे जल्दी। जी साहब। श्री, पता चला ये डब्बा कौन सी डब्बा सर्विस का है? हाँ सर, किशन डब्बा सर्विस। गुड, हमारे पास वक्त नहीं है, हम रिपोर्ट आने का इंतजार नहीं कर सकते। हमें जो करना होगा अभी करना होगा। पता करो कि ये किशन डब्बा सर्विस का डब्बा कहाँ कहाँ जाता है, उसकी एक लिस्ट बनाओ, फोन करो, आदमी भेजो, जो करना हो करो, लेकिन जल्दी करो। और एक एक आदमी को फोन करो और उनसे कहो इस डब्बे का खाना ना खाए। हेलो, किशन डब्बा सर्विस, आपका क्लाइंट का लिस्ट। क्या आपके यहाँ किशन डब्बा सर्विस का डब्बा आता है? क्या आपने उसे खाया? खाइए मत। खा लिया। लेकिन अब ठीक है? क्या आप ठीक है? अब ठीक है। ओके। किशन डब्बा सर्विस के सारे क्लाइंट सही हैं। हो सकता है उन लड़कों ने जिस डब्बे से खाना खाया हो वो डब्बा घर से या फिर किसी और डब्बा सर्विस से आया। श्री, हॉस्पिटल फोन करो और पता करो कि फूड पॉइजनिंग के और केसेस रिपोर्ट हुए हैं क्या। सर पेपर। सर, लैब रिपोर्ट से पता चला है कि डब्बे के खाने में जहर था। हॉस्पिटल फोन में लाके डॉक्टर से पता करो जो विक्टिम्स आज एडमिट हुए हैं उनकी बॉडी से जो जहर के ट्रेसेस मिले उसके बारे में उन्हें कुछ पता चला या नहीं। हेलो डॉक्टर, श्रीकांत हियर। ओके ओके, थैंक यू। इट्स द सेम सर, वही जहर है।
इसका मतलब उन दोनों लड़कों ने इसी डब्बे का खाना खाया। लेकिन सर उसके और किसी डब्बे में तो जहर नहीं मिला हुआ था। सिर्फ इसी डब्बे के खाने में जहर मिलाया गया, लेकिन किसने मिलाया और क्यों? छोड़ो सर, किशन को इंटरोगेशन के लिए लेके आओ। ओके सर। ETF? हाँ, ETF, इमरजेंसी टास्क फोर्स। सबसे पहले तुम्हारे डब्बे में बॉम्ब है, ये समझकर लोग डर गए। और अब तुम्हारे डब्बे के खाने में जहर है। तुम्हारे डब्बे के खाने से एक लड़की की मौत हो चुकी है और दूसरा क्रिटिकल कंडीशन में है। किशन जी, तुम्हें बहुत सारे सवालों के जवाब देने होंगे, तो चलिए मेरे साथ। जरूर सर, कोई गलती हुई होगी, हमारे टिफिन में जहर नहीं हो सकता। बस वही तो मालूम करना है किशन जी, चलिए। सर प्लीज इन्हें ऐसे मत लेके जाइए, हमें कुछ नहीं पता, हमने कुछ नहीं किया। हम तो सीधे साधे लोग हैं और काफी टाइम से लोगों के यहाँ डिब्बा भिजवाते हैं और आज तक भी हमारे खाने की क्वालिटी की कहीं से भी कोई कंप्लेंट नहीं आई है। इस जहर तो हो ही नहीं सकता सर। हाँ सर, बस उसी को लेकर आ रहा हूँ। ओके सर। आप दिल के मरीज है? हाँ, लेकिन दवाई साथ लेके चलिए। चलिए मेरे साथ। बहुत अजीब बात है सर। क्या? डब्बे की डिलीवरी एरिया के हिसाब से होती है। जिस एरिया में ये डब्बा गया था उस एरिया में किशन के 20 डब्बे जाते हैं। तो इन लड़कों का नाम लिस्ट में है ही नहीं सर। मैंने इन 20 लोगों से बात की, सबने डब्बा खोल के खा भी लिया, किसी को कुछ नहीं हुआ। तो ये 21वां डब्बा था, यानी क्लाइंट्स 20 और डब्बे 21। इस 21वें डब्बे का राज शायद किशन हमारे लिए खोलेगा। दवाइयां तुम्हारी हैं? जी। इनको पहचानते हो? नहीं सर। तो फिर इन्हें मारना क्यों चाहते थे? साहब मैं इनको जानता नहीं तो मारना क्यों चाहूंगा? झूठ मुझे पसंद नहीं और मेरा सच उगलवाने का तरीका तुम जैसों को पसंद नहीं। साहब मैं सच कह रहा हूं, मैं नहीं जानता इनको। जो लैब की रिपोर्ट्स, इसके मुताबिक तुम्हारे दिल की दवाइयां बहुत ज्यादा मात्रा में इस खाने में मिली हुई थी और इन लड़कों के पेट से भी मिली। इसी वजह से एक लड़के मोहन की मौत हो गई और दूसरा विजय क्रिटिकल है। और ये तुम्हारे किसी और खाने के डब्बे में नहीं मिला, तो जाहिर सी बात है कि तुम सिर्फ इन्हीं दोनों को मारना चाहते थे। नहीं साहब, मैं इनको जानता नहीं, नहीं ये हमारा टिफिन लिया करते थे। जानता हूं, तुम्हारे रिकॉर्ड के हिसाब से तुम्हारे घर से सिर्फ 20 डब्बे निकलते थे। फिर ये 21वां डब्बा कहां से आया? 21वां? साहब हम वहां कोई एक्स्ट्रा डब्बा नहीं दिया करते थे। तो फिर ये डब्बा उन लड़कों के पास कैसे पहुंचा? साहब मैं नहीं जानता, मुझे सिर्फ इतना पता कि हमारे यहाँ से 20 डब्बे जाते थे बस। हम तुम्हें गिरफ्तार करते हैं। साहब नहीं, साहब माझा गोष्ट आहे कसं आई छोटू चला घेऊन जा। साहब मेरा विश्वास कीजिए साहब। चलिए। साहब मैं सच कह रहा हूँ सर। चला। साहब मेरी बात तो सुनिए सर। इतना तो तय है, उन लड़कों ने जिस डब्बे का खाना खाया ये वही डब्बा है जो हमें पार्क में मिला था। खाना खाने के बाद वो पास के एसएल स्टूडियो में ऑडिशन देने चले गए, लेकिन खाने का डब्बा वहीं क्यों छोड़ गए? शायद भूल गए सर। किशन तो कह रहा था कि वो उन लड़कों को जानता भी नहीं, तो फिर उन्हें वो डब्बा क्यों देगा? शायद वो डब्बा उन्हें किसी और ने दिया। कहीं कुछ तो छूट रहा है। 20 डब्बे अपने अपने ठिकाने पे पहुंच गए, लेकिन ये 21वां डब्बा। मोहन के बारे में और पता लगाना होगा राठौड़। छोड़ू। रुको रुको, दरवाजा क्यों तोड़ रहे हो? और कौन हो आप लोग? इमरजेंसी टास्क फोर्स। मोहन और विजय अभी घर पर नहीं है। मालूम है, हमें उनके कमरे की तलाशी लेनी है। चाबी है तुम्हारे पास? नहीं तो, लेकिन हुआ क्या है? तुम कौन हो? मैं सोनाली, यहीं पास में रहती हूँ। मोहन और विजय को जानती थी? मोहन मेरा बॉयफ्रेंड है।
आई एम सॉरी, लेकिन आज दोपहर में मोहन की मौत हो गई। क्या? प्लीज। सोनाली को बुला के लो। सोनाली जी, क्या इन दोनों का किसी से कोई झगड़ा या कोई दुश्मनी? नहीं सर, इन दोनों की तो सबसे पड़ती थी। इनका खाने का डब्बा कहाँ से आता था? ऐसी कोई जगह नहीं थी, कभी इधर से खा लेता तो कभी उधर से। क्या किशन डब्बा सर्विस से कभी भी दोनों के लिए कोई डब्बा आया? पता नहीं सर, मेरे सामने तो नहीं आया। किशन के यहाँ से एक डब्बा निकलता है, वो डब्बा किसी तरीके से मोहन और विजय के हाथ लगता है। वो उस डब्बे का खाना खाते हैं, लेकिन इत्तेफाक से उस खाने में जहर था। अगर वाकई में किशन ने खाने में जहर मिला है तो फिर वो दो अनजान लोगों को मारने की कोशिश क्यों करेगा? और फिर अगर ये डब्बा किसी के नाम पे था ही नहीं तो वो घर से निकला ही क्यों? चलो घर से निकल भी गया, उसी में क्यों जहर? और विजय और मोहन के हाथ में क्यों लगा? सारे सवालों का जवाब बस एक ही चीज से मिल सकता है। किस चीज से? डब्बा नंबर 21। हाँ है तो हमारे ही, लेकिन उस एरिया में तो हमारे केवल 20 डब्बे ही जाते हैं। आपको ये तो याद होगा कि कल आपने खाने के डब्बे में क्या भेजा था? हाँ, दाल, चावल, आलू की सब्जी और चना। श्री, ये सब था जो ये कह रही है सर। बात साफ है ऋतु जी, खाने का डब्बा आपका और उसके अंदर वही खाना है जो बाकी लोगों को भी गया। खाना आप ही बनाती हैं? नहीं, खाना मैं नहीं बनाती हूँ, खाना बनाने वाला आता है और खाना बनाकर पैक करके चला जाता है। फिर सुबह डब्बे वाला आता है, अपने हाथ गाड़ी में डालकर सारे डब्बे लेकर स्टेशन चला जाता है। किशन के एरिया से डब्बे वाले अंधेरी स्टेशन पहुंचते हैं। डब्बे वालों के 4 ग्रुप हैं, हर ग्रुप में 20 मेंबर और हर मेंबर के 40 कस्टमर, यानी कुल मिला के 3200 डब्बे रोज सुबह 9 बजे अंधेरी स्टेशन पहुंचते हैं और 10 बजे से पहले सॉर्ट कर लिए जाते हैं जब डब्बा वाला स्पेशल ट्रेन आती है। रेलवेज ने भी डब्बों वालों को स्पेशल प्रोविजन दी है और प्लेटफॉर्म पे अलग जगह, ताकि इनको डब्बा सॉर्ट आउट करने में आसानी हो। 10 से 11 के बीच में जितनी भी ट्रेन चलती हैं सब में इनके कोचेज ऑलरेडी रिजर्व होते हैं। ये 80 डब्बे वाले ट्रेन में ही अलग अलग ग्रुप बना लेते हैं इस हिसाब से कि कौन से डब्बे कौन से एरिया में डिलीवर होंगे। मान के चलो अगर 150 डब्बे ग्रांट रोड में डिलीवर होने हैं तो उसे डिलीवर करने 4 डब्बे वाले जाएंगे, क्योंकि एक डब्बा वाला 35 से 40 डब्बे ही डिलीवर करता है। सॉर्टिंग के दौरान हर डब्बे वाला अपने डब्बों पे ध्यान देता है, इररिस्पेक्टिव कि वो कहां से आए हैं। यानी 10 से 15 मिनट सॉर्ट करने में और ट्रेन में अरेंज करने में लग जाते हैं, तो तकरीबन 12:30-1 बजे तक ये सारे डब्बे ऑफिस में पहुंच जाते हैं। इस हिसाब से ऐसे बहुत सारे मौके हैं जब इन डब्बों के साथ छेड़खानी हो सके या इनकी अदला बदली हो सके। हालांकि ये सब कुछ एक कोड पे चलता है, जैसे VLP मतलब विले पार्ले स्टेशन, EX मतलब एक्सप्रेस कार, कौन सा फ्लोर और उसके बाद कौन सा ऑफिस नंबर, E मतलब वो स्टेशन जहां से वो डब्बा शुरू हुआ और जहां उतरता है। डब्बे को पहचानते हो? एक एक डब्बा कैसे पहचानेगा साहब? हम तो पिछला कोड देख के डब्बा पहचान लेते हैं साहब। और जिन डब्बों पे कोड नहीं होता उन्हें कहाँ छोड़ते हो? पार्क में? पार्क में काय को छोड़ेगा साहब? जिन डब्बे में कोड नहीं उसको वापस भेज देते हैं। तो फिर इस बिना कोड वाले डब्बे को कहाँ छोड़ा था कल? कल तो साहब मैंने कोड वाला डब्बा बराबर अपनी जगह पे छोड़ा था साहब, और बिना कोड का तो कोई डब्बा ही नहीं था साहब। किशन डब्बा सर्विस के सारे टिफिन कल तुम ही ने डिलीवर किए थे? बराबर सर, बराबर। लेकिन साहब मैं कल ही इधर आया साहब। इधर पहले पिंटू करता था,
लेकिन उसका पैर में थोड़ा चोट लग गया, इसलिए मैं इधर बदली पे आया है साहब। ये डब्बा तुमने कल ही डिलीवर किया था ना? किसको किया था? भाई संपत साहब, मैं सच बोल रहा है साहब। लिस्ट देख लो साहब, मैंने 20 का 20 डब्बे पूरा बराबर अपनी जगह पे छोड़ा साहब। 20 नहीं 21। आप वही मिस्टेक करेला साहब। कल मेरे को ऐसा लगा 21 डिब्बा होएगा, लेकिन जब छोड़ने के बाद मैंने वापस दोबारा से काउंटिंग किया तो 20 ही डब्बा था साहब। फिर बात को घुमाया तो दूंगा ही घुमा के। डराता कहे को है साहब, मैं तो सच बोल रहा साहब। तुमने कहा कि तुम्हें लगा कि डब्बे 21 थे और उसके बाद लगा 20, मतलब? बराबर सर, मेरे को भी थोड़ा सा डाउट था। मैं स्टेशन पे आके डब्बा काउंटिंग किया तो 21 डब्बा था साहब, लेकिन जब थोड़ा देर डब्बा देने के बाद फिर से वापस काउंटिंग किया तो वो 20 ही डब्बा निकला साहब। मैंने फिर वो हाथ गाड़ी वाले को भी फोन किया था ना साहब। हाँ भाऊ, मैं राजू बोलता भाऊ। ये किशन डब्बा सप्लाई का कितना डब्बा था भाऊ? 20 की 21? हाँ बराबर बराबर 20 ही होएगा भाऊ, मेरे से गिनने में गलती हो गया होएगा। हाँ 20 ही होएगा, बराबर बराबर। किस पॉइंट पे आके तुम्हें ऐसा लगा कि डब्बे 21 नहीं 20 है? अभी बोले तो साहब, जब मैं स्टेशन से सपना अपार्टमेंट तक गया तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि 21 डब्बा है। उधर से डब्बा सप्लाई करते करते जब मैं नयन सुख विल्ला पहुंचा तो उधर 20 ही डब्बा था साहब। तो मेरे को फुल कॉन्फिडेंस हो गया साहब कि 20 ही डब्बा होएगा। तो 21वां डब्बा सपना अपार्टमेंट और नैन सुख अपार्टमेंट के बीच में गायब हुआ। मतलब? इसका मतलब इन दोनों बिल्डिंग्स के बीच के रास्ते को चेक करने से ही पता चलेगा छोटू। छोटू, ये रहा वो नैनसुख विला। सपना अपार्टमेंट से नैनसुख विला का रास्ता मुश्किल से 2 किलोमीटर का था और इसी बीच में वो पार्क और एसएल स्टूडियो दोनों थे। उस लड़के को होश आया डॉक्टर? हाँ, उस लड़के को होश आ गया है और आप चाहें तो उसका स्टेटमेंट ले सकते हैं। विजय, तुम्हें वो खाने का डब्बा कहाँ से मिला था? मोहन की गर्लफ्रेंड सोनाली ने दिया था। हम दोनों ने मिलकर खा लिया। मोहन कहाँ है? मोहन अब इस दुनिया में नहीं रहा। सोनाली, जी तुम्हारा नाम किशन के डब्बे के कस्टमर्स की लिस्ट में नहीं था, फिर तुम्हारे पास ये डब्बा आया कहाँ से और तुमने हमसे कल झूठ क्यों कहा? क्या बोल रहे हैं साहब, मुझे इसके बारे में कुछ पता ही नहीं और मैंने किसी से डब्बा नहीं लिया साहब। तुमने किशन का डब्बा मोहन को दिया था या नहीं? मैंने मोहन को डब्बा नहीं दिया साहब। कितने सफाई झूठ बोलती है ये। विजय ने खुद कहा है कि तुमने मोहन को डब्बा दिया था। साहब मैं किसी डब्बे के बारे में नहीं जानती, लेकिन अंदाजा लगा सकती हूँ साहब। मतलब? मोहन मेरा बॉयफ्रेंड था और अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। उसके बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन उसे चीजें चुराने की आदत थी। वो घर में घुस के चीजें नहीं चुराता था, जो चीजें उसे पसंद आए और जो उसे चाहिए वो उठा लेता था। बकवास बंद करो। पुलिस वालों को मनगढ़ंत कहानियां सुनाने का अंजाम अच्छा नहीं होता। सोनाली, सच बोलो। मतलब उसके घर में जितनी भी महंगी चीजें थी वो सब चोरी की थी? हाँ साहब। तुम ये कहना चाहती हो कि उसने किसी का डब्बा चुराया? हाँ राठौड़, कुछ लोगों को आदत होती है चोरी की, बस यूं ही चलते फिरते कुछ भी उठा लेते हैं। क्लेप्टोमेनिया कहते हैं उसे। सोनाली की बातें सुन के और मोहन के घर का सामान देख के ऐसा लगता है जैसे राजू का वो 21वां डब्बा मोहन नहीं चुराया होगा। अरे बॉस, ये एसएल स्टूडियो मालूम है? मालूम है ना, ये इससे सीधा आगे जाने का, फिर लेफ्ट टर्न कर लेने का, थोड़ा दूर चलने के बाद फिर आगे से राइट टर्न कर लेने का है। सामने जो सबसे बड़ी बिल्डिंग दिखेगी ना, उसके बाद एसएससी है। अच्छा, थैंक यू। हाँ विजय, हाँ किधर है तू? ओ मैं भी उधर ही हूँ। सुन, ऑडिशन में अभी टाइम है ना, अच्छा लंच कर लेते हैं, फिर एक्टिंग भी सॉलिड होगी। हाँ वो सोनाली ने दिया था। हाँ ठीक है। क्या यार, सामने खड़े होके फोन पे बात कर रहे हैं।
तो फिर अब ये तो हम वापस वही पहले सीन पे आ गए। अगर मोहन ने डब्बा चोरी करके खाया तो फिर सर ये तो कहानी का द एंड है। पिक्चर अभी बाकी है छोटू। डब्बा मोहन के लिए नहीं था, लेकिन उस डब्बे में जहर था जो किसी और डब्बे में नहीं था। इसलिए जिस किसी के लिए भी वो डब्बा था, उसे मोहन की चोरी की लत ने बचा लिया। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि वो डब्बा किसका था? क्योंकि वैसे भी वो एक्स्ट्रा था। राजू को भी नहीं पता 21वां डब्बा किसका था। राजू को नहीं, लेकिन पिंटू को जरूर पता है। पिंटू वो आदमी है जो इन डब्बों को घर पे डिलीवर करता है, लेकिन ठीक एक दिन पहले उसको चोट लगी थी। ये पिंटू वापस कब आ रहा है? एक दिन बाद। अगर हम उसे सीधा सवाल पूछेंगे तो वो सीधा जवाब नहीं देगा। मेरे पास एक प्लान है। ए पिंटू, कैसा है तुम्हारा पैर? इसमें तुम गिर गया था। हाँ गिरा तो था, पर अभी बिंदास है क्या? प्लान के मुताबिक श्री पिंटू के 20 डब्बों में 21वां डब्बा भी रख देगा। ताकि हम ये ट्रैक कर सके कि वो 21वां डब्बा जाता कहां है। छोटू, वो निकल गया। सर वो निकल गया। ज्योति भाभी कैसे आहे तुम्ही? अरे आप? ये आहे तुमचा डिब्बा। अभी मैं चलता हूँ। हाँ? पर वो तो मतलब पिंटू यहाँ से निकल गया, पकड़ लो उसे, मैं अंदर जा रहा हूँ। आपके यहाँ किशन डब्बा सर्विस का डब्बा आता है? आपके यहाँ किशन डब्बा सर्विस का डब्बा आता है? सच बोलिए। हाँ,
किशन का डब्बा आता है। लेकिन उसके खाते में आपका नाम कहीं भी नहीं है। पैसे किसे देती थी आप? पैसे वो किशन को ही। किशन को? वो यहाँ खुद आके पैसे लेता था? हाँ। आप यहाँ अकेली रहती? हाँ, माँ थी लेकिन 1.5 साल पहले गुजर गई। आपकी शादी हो चुकी है? शादी तो नहीं हुई। एक गिलास पानी मिलेगा? जी जरूर। सर मैं नहीं जानता, मुझे सिर्फ इतना पता है कि हमारे यहाँ से 20 डब्बे जाते थे बस। मैं स्टेशन पे आके डब्बा काउंटिंग किया तो 21 डब्बा था साहब, लेकिन जब थोड़ा देर डब्बा देने के बाद फिर से वापस काउंटिंग किया तो वो 20 ही डब्बा निकला साहब। किशन का डब्बा आता है। जी पानी। थैंक यू। छोड़ो, पिंटू से सच उगलवा। मतलब माहिर नहीं साहब, मुझे कुछ नहीं मालूम साहब। लेकिन हम उस 21वें डब्बे के बारे में सब कुछ जानते हैं। अब बता। साहब कृष्णा वो डब्बे के वास्ते मेरे को एक्स्ट्रा पैसा देता था साहब। आज से रोज मैं डब्बा तुझे दूंगा, इस पते में पहुंचा देना। लेकिन भाऊ ये डब्बा और डिब्बों के साथ डाल देने का ना बिंदास, तुम काहे को आए इधर? ये स्पेशल डब्बा है, किसी को पता नहीं है और पता चलना भी नहीं चाहिए, खास करके मेरी बीवी को तो बिल्कुल नहीं। अगर मैं नहीं आया ना तो ये डब्बा मुझे क्रेडिट में मिल जाया करेगा, और इस पते पे याद से पहुंचा देना। लेकिन भाऊ वो हाथ गाड़ी वाला डिब्बों का गिनती किया तो वो मिस्टेक नहीं करेगा भाऊ? हम जो डिब्बे वाला होता है ना वो मिस्टेक नहीं करता क्या? उसका टेंशन मत ले, उनके गिनने से पहले ही मैं क्रेट में डाल दिया करूंगा। और ऐसा रोज नहीं होगा, कभी कभी होगा। और डब्बा देने मैं ही आया करूंगा, सिर्फ इमरजेंसी में ही। ए भाऊ ये लपचा मामला है का? ये रास्ता बकवास तक हो, काम से काम रख। नाम ज्योति है उसका, याद से दे देना, समझा? ये अभी सब सीक्रेट रखने का है, भाभी को भी डिब्बे के बारे में नहीं बताने का है। तो ये सब में मेरे को क्या मिलेगा? शायला दर महीने 500 रुपए मिलेंगे, ठीक है? साहब इसके अलावा मेरे को कुछ नहीं मालूम साहब। इसका मतलब ज्योति जिस बच्चे की माँ बनने वाली है वो किशन का है। सवाल सिर्फ ये है कि आप किशन की बीवी इन दोनों के अफेयर के बारे में जानती थी? नक्को साहब उसको कुछ नहीं मालूम साहब। इसका मतलब किशन ने ही? नहीं साहब, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुमने ज्योति के खाने में बहुत सारी कार्डिफिन मिला दी क्योंकि वो प्रेग्नेंट हो चुकी थी और तुम उससे छुटकारा पाना चाहते थे। मैं और उससे छुटकारा नहीं साहब, मैं ज्योति से बहुत प्यार करता हूँ, मुझे ज्योति और बच्चा दोनों चाहिए। डब्बा नंबर 21 तुम लोगों से छुपा के 21वां डब्बा ज्योति को भेजा करते थे, और उसी डब्बे के अंदर तुम्हारी दिल की दवाई का ओवरडोज भी था। नहीं साहब, मेरा विश्वास करो, उस दिन 20 डब्बे थे, 21 नहीं। बेवकूफ दिखते हैं हम तुम्हें? होश में आओ किशन, अपने बच्चे और अपने अफेयर की जिम्मेदारी लेना सीखो। सर मैं जिम्मेदारी लेने को राजी हूँ, मैं सिर्फ अपनी बीवी को पता ना चले इसलिए आप लोगों को नहीं बता रहा था। जब आप सब लोगों को पता चल ही चुका है तो मेरी बात मानिए। उस दिन मुझे पता था कि पिंटू नहीं आने वाला है, इसलिए मैंने 21वां डब्बा दिया ही नहीं। आप ही सोचिए, मैं दूसरे लड़के को अपनी राज की बात कैसे बता सकता था? क्या तुमने ज्योति को बताया कि तुम उस दिन उसे डब्बा नहीं भेज रहे? नहीं, उस दिन तो मेरी बीवी मेरे साथ ही थी। दोपहर को मैं फोन करने ही वाला था, उससे पहले आप लोग आ गए। और तुम्हारे अफेयर के बारे में कौन कौन जानता था? बस पिंटू। और तुम्हारी बीवी को? नहीं साहब, उससे तो छुपा रहा हूँ, वो बेचारी बहुत भोली है, उसे धोखा देना आसान था।
पश्चाताप हो रहा अपने किए पे? भाई साहब मेरा विश्वास करो, मैंने उस दिन 21वां डब्बा दिया ही नहीं था। मैं अपनी बीवी और ज्योति दोनों से प्यार करता हूँ, सच सच? दोनों से प्यार करते हो? जी। तुम्हारी शादी जबरदस्ती करवाई गई थी? भाई साहब लव मैरिज थी। वो तो हमारे एरिया में जो डॉक्टर थे उसके वहाँ कंपाउंडर हुआ करती थी। तो तुम्हारे सीने में दर्द होता है उसके लिए दवाई कितनी बार लेनी पड़ती है? सीने में दर्द तो बहुत बार होता है, इसलिए मैं दवा मैं घर पर ही रखता हूँ। जिस दिन आप लोगों ने गिरफ्तार किया मुझे, उसके पहले दिन ही लाया था मैं। आपके पति की सीने में दर्द हो रहा है, आप उनकी दवाई दे दीजिए। जी मैं अभी बाजार से लेकर आती हूँ। बाजार से लेकर आती हूँ का क्या मतलब? आपके पति दिल के मरीज है, दवाई तो घर पे होनी चाहिए। आप खुद एक कंपाउंडर थे, ये बात तो आपको अच्छी तरह पता होनी चाहिए। हाँ थी तो, पर वो तो आपके ऑफिसर लेकर चले गए थे। तो दवाई हमारे ऑफिसर्स लेके गए थे, वो खाली थी। कैसे? कैसे का क्या मतलब? कैसे का मतलब ये है ऋतु जी कि आपके पति ने वो दवाई 2 दिन पहले ही खरीदी थी, तो खत्म कैसे हो गई? क्योंकि आपने वो सारी दवाई डब्बा नंबर 21 में डाल दी, राइट? आपको आपके पति के अफेयर के बारे में पता चल चुका था ऋतु जी। अब आप सच बता दीजिए। अगर आप नहीं बताएंगी तो मैं बता देता। उन्नीस, 20, 21, लेकिन क्राइम तो सिर्फ 20 ही है। ऋतु तुम यहाँ क्या कर रही हो? हम कितने लोगों के पास डब्बे पहुंचाते हैं? तुम्हें पता नहीं? चिंता मत कर, पैसे तेरे पास ही आते हैं। सॉरी डार्लिंग, थोड़ा लेट हो गया। कब से वेट करता तुझसे बात करने के लिए। अरे ज्योति अगर प्यार नहीं करता तो आधी रात को चुप के फोन करता क्या? आऊंगा जल्दी आऊंगा। अरे पक्का 2 दिन में आ रहा हूँ बस। तब से आपने अपने पति पर नजर रखनी शुरू कर दी, और नजर रखने के बाद आपको यह पता चला कि आपका पति इस खेल में अकेला नहीं है, उसके साथ पिंटू भी शामिल है। क्योंकि आपका पति किशन हर बार वो डब्बा खुद नहीं देने जाता था, कभी कभी क्रेट में भी रख देता था जब वो हाथ गाड़ी वाला डब्बा गिन चुका हो। कमाल का प्लान था। हाँ, क्योंकि वो मुझे धोखा दे रहा था, वो भी एक औरत के लिए। इसके लिए क्या नहीं किया, अपनी नौकरी, अपनी फैमिली, सब कुछ छोड़ दिया। क्या करती? मैं ज्योति को मार डालना चाहती थी और उसके मर्डर में किशन को जेल भिजवाना चाहती थी। पर लेकिन सर उस दिन पिंटू आया नहीं था, तो फिर उस दूसरे लड़के को कैसे पता था कि वो डब्बा कहाँ जाता है? क्योंकि इस कहानी में और भी ट्विस्ट है श्री। नहीं यार, वो काम 3 दिन में समझ जाएगा यार। हाँ नहीं, उसका टेंशन नहीं है, हो जाएगा। हाँ हाँ चल बाद में बात करते, चल अभी जरा काम है। हाँ तो मैं वो क्या बोल रही थी कि वो बाजू वाली सरिता है, उसने देखिए ना, कितने दिन हो गए आप मुझे शॉपिंग पर नहीं लेके गए। आप एक काम करिए, आप नहा लीजिए,
फिर हम लोग शॉपिंग के लिए निकलते हैं। ये डब्बे बराबर डब्बे वाले को दे देना, 20 डब्बे है। हाँ हाँ वो मैं कर दूँ। अब नहा लो। ओ भाई साहब, अरे भाई तुमको दिखता नहीं क्या गाड़ी? हाँ प्लीज। सारा दिन आप यही सोचती रही कि किशन को पता नहीं चलेगा कि उसने 21वां डब्बा भेजा, तो वो ज्योति को बता नहीं पाएगा। और जाहिर सी बात है, अगर वो ज्योति को बता नहीं पाएगा तो वो खाना खा लेगी, और खाना खाने के बाद उसकी मौत हो जाएगी और फंसेगा किशन, क्योंकि डब्बा भी उसी का, दवाई भी उसी की और राज भी उसी का। लेकिन आपकी बदकिस्मती, उस दिन पिंटू की जगह राजू आया और वो डब्बा चोरी हो गया, और आपके बिछे बिछाए जाल में कोई और फंस गया। आप चाहती तो अपने पति को तलाक भी दे सकती थी, फिर मारना ही क्यों? मानता हूं कि किशन गलत था, लेकिन आपके साथ किसी को हमदर्दी नहीं होगी रितु जी। हम लोग आपके साथ जरूर होते अगर आपने ऐसा कुछ भी ना किया होता, क्योंकि किसी की जान लेने का हक किसी को नहीं है। हम आपको गिरफ्तार करते हैं। You're under arrest. आइए सर। थैंक यू। आई एम सॉरी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। एक्चुअली वो एक जरूरी काम था। कमाल करते हैं आप। क्या हम जानते नहीं है कि आप हमारे शहर को सुरक्षित रखने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। बच्चे आपका स्वागत करने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। चलिए चलिए। मैडम, आपके लिए शिक्षा सचिव के दफ्तर से फोन आया है। ओह अर्जुन जी, मैं 1 मिनट में आती हूँ। हाँ, आप इन्हें असेंबली हॉल ले जाइए। आप लोग चलिए, मैं आपको वहीं मिलता हूँ। ओए हीरो, पुलिस वाले पे नजर रखता है। बाकी बच्चों की तरह असेंबली हॉल में क्यों नहीं हो? अर्जुन जी, हम आपको ही ढूंढ रहे थे। और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो बच्चा बच्चा? कौन सा बच्चा? कोई नहीं, चलिए।
अगर कोई बच्चा आपको जानबूझ के गिरा दे तो आपको बुरा लगता है, अगर जबरदस्ती आपका टिफिन लेके भागे तो आपको बुरा लगता है, गुस्सा आता है। लेकिन अगर इस गुस्से की तैश में आकर आप उनके साथ लड़ाई झगड़ा शुरू करें तो ये भी तो गलत है ना। गलती का जवाब गलती नहीं है और इसीलिए कानून बनाए जाते हैं और आप सबको उसका पालन करना चाहिए। वरना आपने एक कहावत तो सुनी होगी ना कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, ठीक मेरे इन लंबे हाथों की तरह। थैंक यू बच्चों। वॉशरूम की तरफ? उस तरफ चलिए, मैं आपको ले चलता हूं। नहीं आप रहने दीजिए, मैं चला जाऊंगा। आप लोग मुझे कार पार्किंग में मिलिए। क्या हुआ बेटा? उसने मुझे मार डाला अंकल। सब कहते हैं कि वो एक एक्सीडेंट था, पर सिर्फ मैं ही जानता हूँ कि क्या हुआ। इसके पहले वाले जन्म में उसने मुझे मार डाला। आप ही एक हो जो मेरी हेल्प कर सकते हो। सब कहते हैं कि मैं कहानियां बनाता हूँ, मगर मैं कहानियां नहीं बनाता हूँ अंकल। अर्जुन जी, मेरा नाम मनोहर लाल था। गांव चौपड़ी, जिला हुडा, महाराष्ट्र। कुछ साल पहले। प्लीज अंकल, कोई भी मेरी बात नहीं मानता, आप तो मेरी बात मानो। वंश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो क्लासरूम में होना चाहिए ना। चोपड़ी विलेज महाराष्ट्र के हुडा डिस्ट्रिक्ट में, और वहाँ पे सच में मनोहर लाल नाम का एक आदमी रहता था, गांव के मंदिर का पुरोहित। रिकॉर्ड्स के हिसाब से एक दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। अब कहते हैं कि वो एक एक्सीडेंट था, पर सिर्फ मैं ही जानता हूँ कि क्या हुआ। इससे पहले वाले जन्म में उसने मुझे मार डाला। बच्चे ने भी ठीक यही कहा था। राउते प्लीज, अब ये मत कहना कि उस बच्चे की पुनर्जन्म की कहानी पे तुमको विश्वास हो गया है। हो सकता है उसने इस केस के बारे में कहीं पढ़ा हो या सुना हो और बाद में अपने दिमाग से यह मनगढ़ंत कहानी बना दी। एक्चुअली से ऐसे होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि चोपड़ी का एक छोटी सी जगह है और मनोहर लाल की मौत की चर्चा ऐसे कुछ हो नहीं रही थी। एक छोटी सी दुर्घटना थी, कोई न्यूज़पेपर में नहीं आया था, ना कोई इंटरनेट पे। मुझे भी इसका न्यूज़ लोकल पुलिस रिकॉर्ड से मिला है, और वो सब एक बच्चे की गढ़ी हुई कहानी के बेसिस पे। तो सर, क्या आपको सच में लगता है कि इस बच्चे का पुनर्जन्म हुआ है? पुनर्जन्म हो या नहीं छोटू, लेकिन उस बच्चे ने एक कथी की बात बताई
और वो बच्चा उससे बहुत परेशान है और अब तो सारे फैक्ट्स भी यही कह रहे हैं। चेक तो करना ही पड़ेगा राठौड़। स्कूल से उसके घर का पता निकालो। वंश बेटा, इमरजेंसी टास्क फोर्स से अर्जुन अंकल और आयशा आंटी आए हैं, तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। मैं सिर्फ अर्जुन अंकल से बात करूंगा। क्या बात है वंश, काफी अच्छी पेंटिंग है। ये दीवार पे से बाकी पेंटिंग्स क्यों हटा दी? कि वो वाली मम्मी को अच्छी नहीं लगती थी, उन्हें डर लगता था। डर? क्योंकि उन ड्राइंग्स में मैंने सच ड्रॉ किया था, अपनी उस जिंदगी का सच, जैसे मुझे मारा गया था। जी, डरने की तो कोई बात नहीं है ना? जी बिल्कुल नहीं, आपका बेटा बहुत ही काबिल हाथों में है। क्या करते हैं आपके पति? जी, हमारा डाइवोर्स हो चुका है 1 साल पहले। सॉरी टू नो। मम्मी ने बहुत सारी पेंटिंग्स फेंक दी, ये वाली मैंने कैसे वैसे बचा ली। जो कुछ भी मुझे अपनी उस लाइफ के बारे में याद आता था, मैं उन्हें ड्रॉ कर लेता था। तुम्हें पता है इसका क्या मतलब है? नहीं, इस मंदिर में मैं काम करता था। सच में मनोहर लाल नाम का एक आदमी रहता था, गांव के मंदिर का पुरोहित। तुम्हें कैसे पता? पता नहीं, लेकिन पता है। ऐसा लगता था जैसे हमेशा से पता था। ये कौन है? मैं। हाय वंश बेटा, थेरेपी के लिए डॉक्टर अंकल के पास जाने का वक्त हो गया है, चले? एक बच्चे के साथ हमदर्दी रखना ठीक बात है राउते, लेकिन उसकी बात पे यकीन करके एक कत्ल का इन्वेस्टिगेशन शुरू करना बेवकूफ़ी है। बेवकूफी फैक्ट्स को नजरअंदाज करना होगा राठौर। सिर्फ इसलिए कि वो फैक्ट्स हमें एक बच्चे ने बताए। सच जानने के लिए हमें चोपड़ी विलेज जाना होगा। मनोहर लाल को जानते हैं आप? मंदिर के पुरोहित थे, 9 साल पहले यहीं रहते थे। ना भाव, हम तो यहाँ 4 साल से रह रहे हैं। अगर आपको कुछ पूछना है तो गांव के सरपंच से पूछिए। वो सारी जिंदगी यहीं रहे हैं और पूरे गांव को जानते हैं। छोटू! 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 छोटू, मेरे बच्चे! मेरे बेटे, छोटू, छोटू, छोटू मेरा बच्चा, छोटू, शेवटी पावला स्नेह देवा, मेरे बच्चे को मेरे पास वापस लाने के लिए तेरा लाख लाख धन्यवाद। छोटू, मेरा बच्चा। अगं मावशी, तुला माझं नाव कसं माहिती? मावशी, नालायक! अरे मैं तुझी आई है, आई। बाकी सब लोग तो तुझे श्याम करके पुकारते थे, लेकिन मेरे लिए तो तू नटखट श्याम छोटू था। छोटू, जब 3 साल का था तब देवा ने तुझे अपने पास बुला लिया।
आखिर उसको मेरे ऊपर तरस आ गया और मेरे छोटू को मेरे पास भेज दिया। आपको धोखा हो रहा है। मैं आपका छोटू नहीं हूँ। मतलब मैं छोटू हूँ, पर नहीं। मैं आपको कैसे समझाऊं? नहीं बेटा, माँ का दिल कभी झूठ नहीं बोल सकता, कभी गलत नहीं हो सकता। तू मेरा छोटू है। अब मैं तुझे कहीं नहीं छोड़ूंगी, कहीं नहीं जाने दूंगी। नहीं मेरा छोटू, नहीं। आई छोड़ दे इसे। आई तेरा बेटा नहीं है ये। माफ करना दादा, हर नए आदमी को देखकर इसे अपना बेटा ही दिखता है। बुरा मत मानना दादा। चल छोटू मेरा बच्चा, छोटू। हाँ, मनोहर लाल, अक्खा गांव उसका इज्जत करता था। अपना कृष्ण मंदिर का पुजारी था वो। पर साहब, इतने साल के बाद अब किस बात की छानबीन हो रही है? बस कुछ रूटीन वर्क था। उनका कोई रिश्तेदार रहता है यहाँ पे? उसकी घरवाली, वो तो बच्चा जनते ही गुजर गई थी। और हाँ, लड़का, हाँ ब्रजेश, पर वो तो गांव छोड़कर चला गया था। मनोहर लाल के बारे में और कुछ बता सकते हैं? कृष्ण भक्ति मध्ये तल्लीन राहायचा, कृष्ण भक्त था वो। रोज शाम को सारे गांव को गीता का पाठ सुनाता था। कई पीढ़ियों से उसके पूर्वज उसी मंदिर की पूजा करते थे, लेकिन उसके गुजर जाने के बाद उस मंदिर का जैसे विनाश हो गया, नजर लागली साहब। फिर धीरे धीरे गांव वालों ने भी वहां जाना छोड़ दिया। पर साहब, मनोहर लाल की मौत से किसी को अगर सबसे ज्यादा आघात हुआ तो वो है भोला। ये भोला कौन है? मनोहर लाल का सहायक। उनकी सारी देखभाल वही करता था, पूरा कामकाज वही करता था। पर जब से मनोहर लाल की मौत हो गई तो बिल्कुल अनाथ हो गया। और अब तो उस लाखन राव के यहाँ पर बंधुआ मजदूरी करता है साहब। सरकार ने तो बंधुआ मजदूरी को बहुत साल पहले बैन कर दिया था। अरे साहब, उस लाखन राव के यहाँ पर सरकारी कायदे कुछ नहीं चलते, वो अपना कानून खुद बनाता है। गिद्ध है गिद्ध, गिद्धाड़ साला। जमीन, पैसा, सारा कुछ नोच नोच कर हजम कर लेता है। गांव के गरीब लोगों को ज्यादा ब्याज दर पर पैसे देता है, और जब उनसे पैसे लेने होते हैं, गरीब मानसे पैसे कैसे परत करना, कैसे वापस कर सकते हैं? जब नहीं करते तो उनसे जबरदस्ती बंधुआ मजदूरी कराता है साहब। मंदिर के जमीन पर भी उसकी आंख थी, और उसी बात पर मनोहर से उसका झगड़ा होता। पर गांव वालों ने हमेशा मनोहर का ही साथ दिया। हाँ, लाखन राव कुठे बेटे? पानी यहाँ गिरा है, और पोछा वहां मार रही है। इधर आ। मालिक, मेहमान आए हैं। अरे बेवकूफ, तुझे दिखाई नहीं पड़ता है? हैं? बिना पूछे घुसाता है। कौन आया साला इस वक्त? इमरजेंसी टास्क फोर्स। आइए आइए। हाँ आइए साहब। तू वहां बैठी बैठी क्या कर रही है? जा जल्दी से साहब लोगों के लिए चाय पानी लेकर के आ। बताइए सर, क्या सेवा करूं? मनोहर लाल याद है, जिसके मंदिर की जमीन पे तुम्हारी नजर थी? पुरोहित साहब, उसे कौन भूल सकता है? बहुत नेक इंसान था साहब, बहुत नेक इंसान था। दिन रात भगवान का नाम जपता था। बकवास बंद करो लखन राव।
मैं पता चला है कि तुम जबरदस्ती इन गांव वालों से उनकी जमीनें हथिया लेते हो, लेकिन मनोहर की जमीन के साथ तुम ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि उसकी जमीन के साथ इस गांव की आस्था जुड़ी हुई थी, और मनोहर के जीते जी वो जमीन तुम्हारी कभी नहीं हो सकती थी, इसलिए तुमने उसे जान से मार दी। नहीं साहब, उसे मारने की क्या जरूरत थी? उसके मरने से पहले ही वो जमीन मेरे नाम हो चुकी थी। हाँ। और वैसे भी आप लोग पूरी तरह गलत नहीं हैं साहब। मैं समझ रहा था कि मनोहर लाल वो जमीन मेरे नाम नहीं करने वाला है, इसलिए मैंने उसके बेटे को मना लिया, ढेर सारा पैसा दिया। बस दूसरे दिन ब्रजेश मनोहर से जमीन के कागज पर उसका अंगूठे का निशान लगवा करके ले आया। मैंने उसका हिस्सा उसे दे दिया और ये तसल्ली भी की कि उसके बाप का हिस्सा भी उसे जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। और मनोहर ने क्या कहा? साहब, मनोहर कुछ कहने के लिए जिंदा ही कहा बचा। उस रात एक दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। कैसी दुर्घटना? आपको दूसरे दिन मंदिर के कुएं में उसकी लाश पाई गई। फिसल कर गिरने से उसकी मौत हो गई होगी। अब क्योंकि वो मेरी जमीन है, इसलिए मैंने उसमें गांव वालों को घुसने से मना कर दिया। और मनोहर का बेटा ब्रजेश? उसका नहीं पता चला साहब दिन के बाद से। तो जमीन का पट्टा दिखाओ। भोला, क्या बताऊं मैम साहब, पुरुष जी के मरने के बाद मेरी जिंदगी एकदम खराब हो गई मैम साहब। वो मुझे अपना पोरगा, अपना बेटा मानते थे मुझे। सुबह से शाम उनके साथ मैं पूजा पाठ करता था साहब। अब मेरी हालत है ना, ठोकर से भी एकदम बेकार हो गई साहब, ठोकर से भी एकदम बेकार हो गई। उनकी मौत से पहले कुछ अजीब सा कुछ हुआ था क्या, जिससे वो परेशान हो या ऐसा कुछ भी? पक्का याद नहीं आ रहा है। उनके मौत के पहले कुछ 2 दिन पहले उनका बेटा ब्रिजेश और उनका बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। ले जोरात लफड़ा झाला। किस बारे में? अभी क्या है वो सच्ची बात मालूम नहीं। हाँ, लेकिन क्या है वो ब्रिजेश बोला था वो क्या घर छोड़ के चला जाएगा। और हाँ आठोला और एक हो गया साहब। वो क्या है कि वो घटना होने के पहले ना, वो उन्होंने मंदिर का दरवाजा जो है ना वो बंद करके रखा था। हाँ, और अंदर बैठे थे, खोला नहीं उन्होंने। मैं गया पूछने को, अरे जी दरवाजा खोलो। बोला है, बोला क्या बोले? बोला तू कल सुबह आना। हाँ, मैं चला गया मैम साहब। मैम साहब दूसरे दिन आया तो पुरोहित जी की लाश कुएं में देखा मैंने उसको। अच्छा ये बताइए कि तुमने उन्हें आखिर में कितने बजे देखा था? कुछ याद आ रहा है? तो तेरा और शाम के बीच में कुछ ऐसा वक्त था, बोले तो 7 बजे से 7 बज गया हो गया साहब। 7 मतलब उनकी मौत 7 बजे के बाद और सुबह से पहले हुई होगी। रात को वो कुएं पर जाते थे? सोने के पहले वो नहाते जरूर थे। मैं ही कुएं से पानी निकाल के देता था ना बाल्टी में उनको। तब तो उस रात को मैं तो कर नहीं पाया था। एनीवे, थैंक यू ये सब हमें बताने के लिए। और एक बात, मेरी मजबूरी की वजह से ना मेरी बेटी को ना वो राक्षस लाखन राव के घर में ना
चाकरी करनी पड़ती है उनको। हाँ मेरा दुल्ला खबरता है। हाँ सच में वो एक नंबर का खराब आदमी है मेम साहब। हाँ मेरी बेटी को ना उसके चंगुल से बचाओ मेम साहब। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ मेम साहब। आप फिक्र मत कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे। इस मंदिर में मैं काम करता था। मनोहर के अंगूठे का निशान जो ब्रिजेश ने पट्टे पर लगवाया था, उसके आगे कुछ पता चला? हाँ सर, ये देखिए। ये तो अलग अलग उंगलियों के निशान जो मनोहर की कई चीजों पे पाई गई, जो भोला ने संभाल के रखा। एक निशान मनोहर का है और दूसरा भोला का। इनमें और पट्टे में जो निशान है परफेक्ट मैच है। इसका मतलब यह है कि पट्टे पे जो निशान है वो सच में मनोहर का है। इसका मतलब है कि कहीं कुछ छूट रहा है। कुछ भी नहीं छूट रहा है राउते, ये निशान मैच कर रहे हैं। इसका मतलब वो सही है। अगर वो जमीन उसके लिए इतनी अहम थी तो उसके बेटे ब्रिजेश ने वो पट्टा जाके लखन को क्यों दिया? वो खुद क्यों नहीं गया? अगर दिया तो दिया। जब ब्रिजेश वो पट्टा लखन को दे रहा था, मनोहर उस वक्त वहां मौजूद क्यों नहीं था? तो इसका मतलब शक की सुई ब्रिजेश की तरफ ही जा रही है। मनोहर की मौत अगर दुर्घटना नहीं, कत्ल है, तो इसमें जरूर लाखन का कहीं ना कहीं हाथ है। ठीक है, मैं आशा और छोटू लाखन के घर दोबारा जाते हैं और फैक्ट्स को दोबारा चेक करते हैं। राउते और श्री, तुम दोनों ब्रिजेश को ढूंढ के निकालो। रुकिए, आगे मत बढ़िए, रुकिए। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो, जाने दो मुझे, जाने दो, छोड़ो। साहब, अरे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए मुझे साहब। लखन राव, माफ कर दीजिए साहब। एक औरत की इज्जत पे हाथ डालने के जुर्म में जेल तो तुझे होगी, लेकिन बेहतर होगा तू अपना गुनाह खुद कबूल कर ले। मनोहर के बेटे ब्रिजेश के साथ मिलकर तू कौन सी खिचड़ी पका रहा है और मनोहर के अंगूठे के निशान की कहानी क्या है? साहब, ब्रिजेश तो अपने बाप के अंगूठे का निशान पट्टे पर लेकर के आया था। उसके लिए मुझे मनोहर लाल को मारने की क्या जरूरत है साहब? तू ऐसे नहीं बताएगा। हमारे पास और भी ऐसे तरीके हैं जिसके बाद इंसान खुद ब खुद सब कुछ बोलना शुरू कर देता है। दिखाता हूं तुझे। चल। माफ कर दीजिए साहब, माफ कर दीजिए साहब, गलती हो गई साहब, अब ऐसा नहीं होगा साहब। बहुत बड़ी गलती हो गई साहब, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए साहब, अब ऐसा कभी नहीं होगा। माफ कर दीजिए साहब, गलती हो गई साहब। तेरे जुर्म का घड़ा भर चुका है लखन राव, चल। बहुत बड़ी गलती हो गई साहब, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए साहब, अब ऐसा कभी नहीं होगा साहब। बहुत बड़ी गलती हो गई, माफ कर दीजिए साहब। शाबाश। शाबाश शाबाश। यहाँ का कानून मैं बनाता हूँ और जेल जाने का मुझे कतई कोई शौक नहीं है। सारा मामला तो पैसे से फिट हो जाता है, लेकिन तुम लोग शायद पैसा नहीं कुछ और खाना खाना पसंद करते हो ना।
तो ठीक है, मैं तुम लोगों की पसंद का खेल खेलूंगा आज। और तुम्हारे लिए तो मैंने कोई दूसरा ही खेल सोचा। मुझे भी पसंद है। मारो सबको। एक औरत की मर्यादा भंग करने की कोशिश, पुलिस के काम में दखल, एक ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर पर हमला। चार्जेस और भी हैं जो मैं तुझे लॉकअप में जाके गिनाऊंगा। बात कर दो साहब। मनोहर की मौत वाले दिन ब्रिजेश ने एक मोटी रकम 1.5 लाख रुपए यहाँ जमा की थी। जब मैंने पूछा तो उसने कहा कि उसे किसी सौदे में मुनाफा हुआ था। ये ब्रिजेश ने अपनी आखिरी ट्रांजैक्शन कब और कहां से की थी? यहाँ से पैसे उसने सहार लातूर के ब्रांच में ट्रांसफर करवा लिया था। सुरेखा मजबूरी है। सुरेखा हमने लाखन के अगेंस्ट जो चार्जशीट बनाई है उसमें आप लोगों से जबरदस्ती मजदूरी करवाने के चार्जेस भी लगाए हैं उसके ऊपर। अब आप में से किसी को भी उसकी मजदूरी करने की कोई जरूरत नहीं है। आपका उपकार कैसा उतरूंगा? चलते हैं हम। सर आप चलिए, मैं जरा आता हूं। तो मेरा बेटा नहीं है। शायद मैं ही पागल हूं, पर क्या करूं? तुझे देख के ऐसा लगता है कि मैं अपने बेटे से मिल रही हूं। तुम्हारे और तुम्हारे दोस्त के वास्ते ये मिठाई बनाकर लेकर आई हूं। तू मेरी बात मान भी मत, लेकिन इसे ले ले बेटा, मुझे बहुत खुशी होगी। लूंगा ना, क्यों नहीं लूंगा? अभी तो मेरी आई की तरह हो ना। चुप चुप जियो बेटा। ये तो नहीं। मैं हमेशा से ही गांव छोड़कर शहर में बसना चाहता था, लेकिन बाबा मेरी बात सुनकर हमेशा नाराज होते थे। वो चाहते थे कि मैं उनकी तरह मंदिर में पुरोहित बनूं। जब बात बहुत ज्यादा ही बढ़ गई तो उन्होंने मेरी कॉलेज की फीस देने से भी इनकार कर दिया। उसी वक्त मेरी लाखन से मुलाकात हुई। उसी ने मुझे वादा किया था कि वो जमीन के अच्छे पैसे देगा मुझे अगर मैं बाबा को राजी कर लूं तो। लेकिन मैंने बहुत कुछ सोचा, जब मुझे कुछ सूझा नहीं तो मैंने बाबा के अंगूठे के निशान चुपके से लेकर जमीन का जो पट्टा है वो मैंने लाखन को दे दी। हाँ, मैं मानता हूं मैंने जो भी कुछ किया वो गलत था,
लेकिन मेरे पास अपनी चुनी हुई जिंदगी के जीने के अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं था। मैं जानता था कि बाबा मुझसे बहुत नाराज हो गए, इसलिए अकाउंट में पैसे डलवाने के बाद मैं हमेशा के लिए गांव को छोड़कर भाग गया। और उसके बाद तुमने अपने बाबा से कभी बात नहीं की? सिर्फ एक बार बात हुई थी उनसे। उसी शाम को उन्होंने मुझे फोन किया था और जो मैंने किया मैंने उनके सामने कबूला भी था। उनके सामने हाथ जोड़कर मैंने माफी भी मांगी थी, लेकिन उन्होंने मुझे माफ नहीं किया। और उन्होंने मुझे यह भी कहा कि जिंदगी में दोबारा कभी अपनी शक्ल मत दिखा। फिर उसके बाद मुझे खबर मिली कि बाबा की मौत हो चुकी है। मैं हड़बड़ाहट के मारे जब गांव में पहुंचा तो मैंने देखा कि भोला उनका क्रियाक्रम भी कर चुका था। आखिरी बार अपने बेटे होने का फर्ज भी नहीं अदा कर सका। अब जाके वो पुरोहित जी की आत्मा को शांति मिलेगी। लाखन अब जेल जा चुका है, अब मैं और मेरी बेटी उसके चंगुल से आजाद हैं। एक मुजरिम तो जेल जा चुका है, लेकिन एक अभी भी खुला घूमता है। वो जिसने पुरोहित जी या मनोहर को जान से मारा। अभी तक हमें सिर्फ मनोहर के बेटे ब्रिजेश पे शक था, क्योंकि सारे सुराग उसी के खिलाफ इशारा कर रहे थे। लेकिन जब मनोहर का खून हुआ उस वक्त ब्रिजेश यहाँ था ही नहीं। और जैसा तुमने हमें बताया था कि तुम और कुछ और गांव वाले मनोहर जी से मिलने कुछ शाम के 7 या 7:15 बजे गए थे और उस वक्त तक वो जिंदा थे। और ब्रिजेश के दोस्तों ने हमें यह बताया कि ब्रिजेश 7 और 7:15 के बीच लातूर पहुंच चुका था। लातूर यहाँ से कुछ 4 घंटे का सफर, यानी अगर ब्रिजेश को लातूर पहुंचना था तो वो 3 और 4 के बीच में निकला होगा। इसका मतलब खून ब्रिजेश ने नहीं किया। तो फिर लाखन होगा। लाखन के पास मनोहर को मारने का कोई कारण नहीं था। उस पट्टे पे मनोहर के अंगूठे के निशान सच्चे थे, असली थे वो। तो और कौन हो सकता है? इस बात को समझने के लिए हमने इस केस को एक और नए नजरिए से देखा। इससे पहले हम सिर्फ उन्हीं लोगों पे नजर रख रहे थे जिनको इस मंदिर के बिकने से फायदा हो, लेकिन अब ऐसे और भी कई लोग हैं जिनके लिए मंदिर उनकी जिंदगी थी। मनोहर और दूसरा तुम बोला। मनोहर को पट्टे के हिसाब से कुछ ना कुछ मुआवजा तो जरूर मिल जाता, लेकिन तुम्हें हमारी तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। बोला आप लोग ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं अपने बापू समान पुरोहित जी के साथ? मनोहर की मौत इस गांव के लिए बहुत बड़ी घटना थी, जिसे आज तक कोई गांव वाला नहीं भूल पाया, आपकी बेटी भी नहीं। तो जब हमने उससे पूछा कि क्या देर रात उसका बाप यानी तुम बाहर गए, तो उसने हमें सिर्फ इतना बताया कि रात 9 से 10 के बीच आप घर पे नहीं थे। कहाँ गए थे आप? वो मैं दोस्तों के साथ ठेके के पर दारू पीने गया था ना। उस दिन आषाढ़ी एकादशी चल रहा था, पूरे महाराष्ट्र में ड्राई डे था। इसका मतलब कहीं दारू नहीं मिल रहा था। तो आप शराब पीने कहाँ गए थे? काय विसरलो, वो शायद कहीं और गया होगा। आपकी बेटी को भी ठीक से याद नहीं था या आपने उससे भी झूठ बोला था? हमारे घर से मंदिर जाने में 25 मिनट लगते, यानी 25 मिनट आना, 25 मिनट जाना, और 5 से 10 मिनट लगे होंगे तुम्हें मनोहर का खून करने में। तो 1 घंटा तो काफी था तुम्हारे लिए। उस कुएं की मुंडेर को देख के साफ ऐसा लगता है कि जब तक किसी को धक्का ना दिया जाए कोई अपने आप फिसल के कुएं में नहीं गिर सकता। इस घटना के टाइमिंग्स देख के ऐसा लगता है भोला कि जिस किसी ने भी मनोहर को मारा है वो या तो इत्तेफाक से उस जगह पहुंच गया जिस जगह मनोहर अपने नहाने का पानी ले रहा था, या वो ये बात बहुत अच्छी तरह जानता था कि उस रात मनोहर वहां आने वाला है। बोला तुमने कहा था कि मनोहर तुम्हें अपना बेटा बुलाता था। इस मंदिर में खड़े होके अगर तुम इस भगवान की इज्जत नहीं कर सकते हो तो कम से कम उस आदमी की तो इज्जत करो जिसने तुम्हें बेटा कहा था। हाँ, वो मुझे बेटा मानते थे और ये बेटा उन्हें अपने सगे बेटे से भी ज्यादा प्यार करता था, ज्यादा इज्जत देता था। इसके सिवा मेरी जिंदगी में और था ही क्या? लेकिन उन्होंने उसके बदले मुझे क्या दिया? झूठ। झूठ। वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। मनोहर ने इस
जमीन के कागजात पर अपना अंगूठा लगा दिया है। आज से ये जमीन मेरी हुई। इसके लिए मैंने मनोहर और उसके बेटे को एक मोटी रकम अदा की है। पुरोहित जी द्वार खोलिए ना। अरे भारे के बताइए ना ये क्या हो रहा है। चले जाओ मौला, जाओ, हमें अकेला रहने दो। अब हम किसी से कोई बात नहीं करना चाहते। उस रात मुझे समझ में आया कि प्यार और श्रद्धा ये कुछ नहीं। मुझे लगा कि उन्होंने मुझे धोखा दिया है। क्यों ऐसे लालची इंसान पर मैं भरोसा कर बैठा, जिन्होंने मेरे प्यार, मेरा भरोसा, मेरी श्रद्धा सब कुछ बेच दिया। मैंने उस दिन निश्चय कर दिया कि मैं उन्हें भी जीने नहीं दूंगा। बाबा कहाँ जा रहे? अरे दोस्तों के साथ पास के ठेके पर दारू पीने। मुझे उनकी दिनचर्या पता थी। रोज रात को 10 बजे वो कुएं के पानी से नहाते थे। भोला बचा भोला, भोला बचा भोला, बचा भोला, भोला भोला बचा भोला, भोला। मैं जानता था उससे तैरना नहीं आता है, लेकिन कोई उनकी आवाज ना सुने, कहीं गड़बड़ ना हो जाए, इसके लिए मैंने पत्थर उठाया। भोला बचा भोला, भोला बचा भोला, बचा उस पत्थर से उनका सर फोड़ दिया। मैंने उनका अंतिम संस्कार करके सारे सबूत मिटा दिए। यही सस्ता, यही इंसाफ है। कत्ल को इंसाफ का नाम देके बचने की कोशिश मत करो भोला। मनोहर को पहला धोखा उसके खुद के बेटे ब्रजेश ने दिया था। उस पट्टे पे धोखे से उसके अंगूठों के निशान लेकर, और जब तक बात मनोहर को पता चलती तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तुमने तो हद कर दी भोला, जान से मार डाला उसे। नहीं, ये सच नहीं है। काश तुमने मनोहर पे भरोसा किया होता भोला, तो आज शायद तुम्हारी जिंदगी इससे कहीं ज्यादा बेहतर होती। जिस इंसान ने तुम्हें मान सम्मान दिया, प्यार दिया, भरोसा किया, तुमने क्या किया? उस इंसान का भरोसा तोड़ दिया। वंश के माँ बाप का 1 साल पहले डिवोर्स हो गया। वंश के पापा एक ट्रैवल जर्नलिस्ट है, तो दूर दूर जगहों पे जाके वो रिपोर्ट्स कलेक्ट करते। वो चोपड़ी गांव पे भी गया था। मैं जब भी वंश से मिलने जाता तो उसे अपने काम के बारे में बहुत सारी कहानियां सुनाता और फोटोज भी दिखाता, और वंश उन कहानियों को अपनी क्रिएटिव इमेजिनेशन से देखना शुरू कर देता था, उन्हें अपना बना लेता और बहुत एंजॉय करता। तो आपने चोपड़ी विलेज की कुछ तस्वीरें दिखाई थी वंश को, और आपने मनोहर लाल के बारे में उसे क्या बताया था? फोटोज में उसे बहुत इंटरेस्ट था, और मनोहर के बारे में मैंने इतना ही बताया था कि वो गांव के कृष्ण मंदिर का पुजारी था, जो कि रहस्यमय तरीके से कुएं में डूब के मर गया। अगर मुझे जरा भी पता होता कि इस बात का उसके दिमाग पर इतना बुरा असर पड़ेगा तो मैं उसे ये बात कभी नहीं बताता। इस उम्र में बच्चे रहस्यमय बातों से काफी प्रभावित होते हैं, लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती वो सच्चाई और कल्पना का फर्क अच्छी तरह समझ जाते हैं। और अगर दूसरी तरह से सोचा जाए तो वंश ने एक ऐसे शख्स को इंसाफ दिलवाया, उसकी मदद हम शायद कभी नहीं कर पाते। मैंने आपकी हेल्प की। हाँ बेटा, थैंक यू।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।